Hello everyone, I welcome you again on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is remittance products part 2. लास्ट सेशन में हम लोगों ने एनईएफटी और आरटीजीएस के बारे में डिस्कशन की थी. आज की सेशन को हम स्टार्ट करेंगे विद द ईसीएस. सो ईसीएस स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस. अब इसके फीचर्स को देख लेते हैं. इसका बेसिक पर्पस क्या रहता है? बल्क के अंदर पेमेंट्स करना, ऐसी पेमेंट्स जो कि रेपिटेटिव वे में होती हैं और एक रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है वो होती रहती हैं. नेक्स्ट इज, अब इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, सो जैसे इंप्लॉइज वगैरह की सैलरीज क्रेडिट की जाती है उनके अकाउंट्स के अंदर, या फिर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है लोन के ऊपर. इसके अलावा पेंशंस वगैरह जब डिस्ट्रीब्यूट की जाती है टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ, सो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस का जो है वो यूज किया जाता है. अब इट इंक्लूड्स एनएसीएच ट्रांजैक्शंस व्हिच वर एन इनोवेशन ऑफ एनपीसीआई इटसेल्फ, और इट कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर NRE and NRO funds subject to the Foreign Exchange Management Act. अब ये NRE और NRO funds मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं. ये ऐसे फंड्स होते हैं जो कि अब्रॉड में रहने वाले इंडियंस के द्वारा इंडियन बैंक्स के अंदर या फिर फॉरेन बैंक जो इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं उनके अंदर जो है वो मेंटेन किए जाते हैं. अब तीन तरह का ईसीएस सर्विस हम लोगों को देखने को मिलता है: लोकल ईसीएस, रीजनल ईसीएस एंड नेशनल ईसीएस. सो डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफी, तीनों ईसीएस में से जो भी एग्जैक्ट या फिर जो भी प्रॉपर ईसीएस सिस्टम होगा उसका यूज किया जाएगा. सो हम लोग ये देखते हैं कि लोकल ईसीएस के अंदर इट कवर स्पेसिफिक सिटीज एंड सराउंडिंग एरियाज ऑपरेटेड बाय आरबीआई एंड डेजिग्नेटेड बैंक्स एट द 81 लोकेशंस. इसी तरह से रीजनल ईसीएस जो है ये कवर करता है सारे कोर बैंकिंग एनेबल्ड ब्रांचेस को विद इन द स्टेट इटसेल्फ. नेशनल ईसीएस जो है ये कोर बैंकिंग एनेबल्ड ब्रांचेस जो भी नेशन वाइड है वह उनके थ्रू जब भी फंड्स को ट्रांसफर किया जाना है तो उसका जो है वो यूज किया जाएगा, नेशनल ईसीएस का. मूविंग अहेड, अब हम लोगों को दो वेरिएंट्स इसके देखने को मिलते हैं. वन इज क्रेडिट एंड अदर वन इज डेबिट इटसेल्फ. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. लास्ट साइकिल के अंदर आप लोगों से क्वेश्चन यहां से पूछा गया था. सो क्रेडिट की अगर हम बात करें, सो जब भी हम लोगों को देयर इज वन डेबिट एंड मेनी क्रेडिट, मतलब एक अकाउंट से डेबिट हो रहा है अमाउंट और बहुत से अकाउंट्स के अंदर क्रेडिट किया जा रहा है, तो उसको हम कौन सा वेरिएंट मानेंगे? ईसीएस का क्रेडिट वेरिएंट मानेंगे. अब एग्जांपल के तौर पे जो सैलरीज हैं वो जब भी जैसे एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अकाउंट से सैलरी डेबिट होगी, एक अकाउंट से डेबिट हो रही है और बहुत से इंप्लॉइज के अकाउंट्स में जो है वो क्रेडिट हो जाएगी. इसी तरह से डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड पेंशन इटसेल्फ. अब इसके अलावा ईसीएस क्रेडिट यूजर जो है वो स्पॉन्सर बैंक के थ्रू जो है वो अपनी रिक्वेस्ट को रेज करेगा फंड्स को ट्रांसफर करने के लिए, और डेस्टिनेशन अकाउंट होल्डर का जो डेस्टिनेशन बैंक है वहां पे फिर फंड्स को जो है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा. अब अगर किसी तरह का डिले किया जाता है इस डेस्टिनेशन बैंक के द्वारा, सो देयर इज अ पेनल्टी इंटरेस्ट दैट इज आरबीआई एलएएफ रेपो प्लस 2%. मतलब आरबीआई की जो रेपो रेट रहेगा उसके अलावा 2% एक्स्ट्रा जो है एड ऑन किया जाएगा और वो पेनल्टी लगाई जाएगी एक बैंक के ऊपर, डेस्टिनेशन बैंक के ऊपर, अगर उसके द्वारा टाइमली मैनर के अंदर जो है वो पेमेंट को प्रोसेस नहीं किया जाता है. नेक्स्ट वेरिएंट इज डेबिट वेरिएंट. सो व्हेनेवर देयर इज मेनी डेबिट एंड वन क्रेडिट इटसेल्फ. अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, सो यूटिलिटी बिल्स, टैक्स कलेक्शन, लोन इंस्टॉलमेंट्स और इंश्योरेंस का प्रीमियम जब भी मल्टीपल कंज्यूमर्स के द्वारा दिया जाता है, सो वहां पे कौन सा वेरिएंट यूज हो रहा है? ईसीएस का डेबिट वेरिएंट यूज हो रहा है. अब यहाँ पे भी जो ईसीएस डेबिट यूजर है वो विद द हेल्प ऑफ इट्स स्पॉन्सर बैंक जो है वो इस ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करेगा और फिर डेस्टिनेशन बैंक के अंदर इस अमाउंट को जो है वो डेबिट कर दिया जाता है. अब कस्टमर जो है वो इंपोज कर सकता है मैक्सिमम डेबिट लिमिट कि उसके अकाउंट से कितना मैक्सिमम अमाउंट जो है वो डेबिट होना चाहिए. अब अगर इसके अंदर किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी आती है, सो उसको डील किया जाएगा अंडर राइट्स एंड रेमेडीज अंडर सेक्शन 25 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 इटसेल्फ. मूविंग अहेड, अब हम एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं ईसीएस की. सो देयर इज नो नीड टू इशू चेक्स विद इन केस ऑफ ईसीएस इटसेल्फ. इट रिड्यूसेस payment defaults, no follow up needed by the beneficiary, hassle free for the mandate user. और इसके अलावा बहुत ही जो प्रोसेस है वो फ्लेक्सिबल बन जाता है क्योंकि 24/7 मैनर के अंदर ये जो सर्विस है इसको अवेल किया जाता है बाय द इंडिविजुअल्स इटसेल्फ. मूविंग अहेड, अब हम बात कर लेते हैं नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस दैट इज एनएसीएच के बारे में. सो इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय NPCI itself on May 1st 2016 और
क्यों इस्टेब्लिश किया गया है इसको? फॉर द बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट इटसेल्फ। अब इसका पर्पस क्या रहता है? इट इज फॉर बेसिकली फॉर रेपिटेटिव हाई वॉल्यूम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस। रिपीटिशन के अंदर जो बहुत बड़े बड़े अमाउंट के फंड्स को ट्रांसफर किया जाता है वहां पे यूज होता है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस का। अब यहाँ पे बल्क पेमेंट्स जो है वो किस फॉर्म में की जा सकती हैं? जैसे सब्सिडीज वगैरह दी जाती हैं, डिविडेंड्स दिए जाते हैं, इसके अलावा इंटरेस्ट पेमेंट की जाती है, सैलरीज और पेंशन्स दी जाती हैं। अब बल्क कलेक्शन कैसे कैसे हो सकती है इस प्रोसेस के थ्रू? टेलीफोन के जो बिल्स वगैरह रहते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, लोन, या फिर म्यूचुअल फंड्स वगैरह की जो पेमेंट आनी होती है म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, वो सारी पेमेंट्स जो है वो कैसे आती हैं? नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के थ्रू। अब this system is very much centralized and it aims to consolidate multiple ECS systems across the country। आप एक हिसाब से ये मान लीजिए कि जो भी ECS सिस्टम था उसका एक अपग्रेडेड वर्जन जो था ये नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस था। अब इसके कुछ की फीचर्स को समझ लेते हैं। सो a single set of rules are followed, open standards and best practices are followed in case of NACH. It supports financial inclusion with Aadhaar based transaction. It is actually the USP of this NACH कि आधार बेस्ड ट्रांजेक्शन्स को जो है वो एनेबल किया था नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस ने। अब इसमें मैंने आप लोगों को बताया इट इज द इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ ईसीएस। तो क्या क्या इंप्रूव्ड है? मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्प्यूट मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके अलावा आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम जो है वो भी इसी का एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर एनपीसीआई ने इसको डेवलप किया है, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम को। अब इट फैसिलिटेट्स द सक्सेस ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स यूजिंग आधार। मतलब जो भी डीबीटीज रहती हैं जहां पे इंडिविजुअल कस्टमर्स के अकाउंट में जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से इंटरेस्ट वगैरह के ऊपर सब्सिडी दी जाती है वो डायरेक्टली उसका बेनिफिट जो है वो इंडिविजुअल कस्टमर को मिल पाए, इसके लिए आधार बेस्ड ट्रांजैक्शंस को जो है वो परफॉर्म किया जाता है विद द हेल्प ऑफ आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। इट एक्चुअली लिंक्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, स्पॉन्सर बैंक्स, बेनिफिशियरी बैंक्स एंड बेनिफिशियरीज इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब इसके बेनिफिट्स को देख लेते हैं। देखिए इसके बेनिफिट्स को हम लोग तीन पर्सपेक्टिव से देखेंगे, कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन और बैंक्स के पर्सपेक्टिव से। कस्टमर के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए सो इट एलिमिनेट्स मैनुअल प्रोसेसेस फॉर कस्टमर्स, इट इज फास्टर एंड इजियर देन ईसीएस। इन दिस ऑटोमेटिक हैंडलिंग ऑफ वेरियस पेमेंट्स रिड्यूसिंग द नीड टू ट्रैक ड्यू डेट्स। अब जैसे कस्टमर्स की मान लेते हैं कि कोई लोन वगैरह चल रहा है, अब अगर कस्टमर ने पेमेंट करनी है तो उस लोन को जब रीपे करना है अगर उसको ऑटो डेबिट मोड पे रखा हुआ है तो कस्टमर को याद रखने की जरूरत नहीं है कि मुझे इस डेट को जो है वो रीपेमेंट करनी है, इस लोन की किस्त वगैरह देनी है। सो इट इज actually creating the benefit to the customer in form of reducing the need to track the due dates। अब organizations की अगर बात की जाए so organizations के लिए it reduced dependence upon checks, faster processing of scholarships, subsidies and salary payments। इसके अलावा improved customer service and billing processes। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो कस्टमर सर्विस जो है वो इंप्रूव की जा रही है बैंक्स की द्वारा विद द हेल्प ऑफ दिस NACH। अब बैंक्स के लिए क्या बेनिफिट्स हैं इसके? इट एनहांस्ड कस्टमर सर्विस एंड स्ट्रॉन्गर टाइज विद द ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रीमलाइंड प्रोसेसेस फॉर रजिस्ट्रेशन, पेमेंट एंड कलेक्शन, क्विक एंड एफिशिएंट ट्रांजैक्शन विद मिनिमल मैनुअल एफर्ट। मतलब मैनुअल एफर्ट्स को जो है वो रिड्यूस किया गया है, चाहे आप कस्टमर्स की बात कर लें, चाहे ऑर्गेनाइजेशंस की या फिर बैंक्स की। सो इट इज वेरी मच बेनिफिशियल ट्रांजैक्शन प्रोसेस फॉर ऑल द थ्री सेगमेंट्स, दैट इज कस्टमर्स, ऑर्गेनाइजेशन एज वेल बैंक इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब हम NACH के अंदर कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है इसके बारे में देख लेते हैं। स्पॉन्सर बैंक, यूजर एंड डेस्टिनेशन बैंक। सो टोटल 3 पार्टीज आर इन्वॉल्व। अब जो ये स्पॉन्सर बैंक है इट फॉरवर्ड मैंडेट्स टू द डेस्टिनेशन बैंक, और ये जो हमारे स्पॉन्सर बैंक्स होते हैं दीज आर हैविंग द एग्रीमेंट विद NPCI that is National Payment Corporation of India, as well as these are the members of RBI approved payment system. Similar is the case with Destination Bank. These are also having the agreement with NPCI and these are also the member of RBI approved payment system. अब ये जो डेस्टिनेशन बैंक है ये ऑथराइज या रिजेक्ट कर सकता है मैंडेट को। मतलब जो यहाँ से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की गई डेस्टिनेशन बैंक को, डेस्टिनेशन बैंक डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस उस मैंडेट को जो है वो ऑथराइज भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। अब मैंने आप लोगों को मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया था कि ये इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी है जो कि ECS में नहीं थी। अब मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। सो दीज आर एसेंशियल फॉर प्रोसेसिंग NACH ट्रांजैक्शंस। इन दीज
mandate management systems, a unique mandate reference number is generated for the tracking purpose. It handles debit, credit, debtor, creditor, e-mandates and paper mandates itself. अब यहाँ पे जो ई मैंडेट्स है उनके लिए अमाउंट जो है उसको 1 लाख पर मैंडेट जो है वो कैप किया गया है. अब अगर इंडिविजुअल कस्टमर के द्वारा किसी भी तरह की कोई अमेंडमेंट वगैरह की जानी है इस प्रोसेस के अंदर, सो कस्टमर कैन इनिशिएट द अमेंडमेंट और कैंसिलेशन रिक्वेस्ट कंटेनिंग द यूएमआरएन नंबर थ्रू द स्पॉन्सर बैंक. स्पॉन्सर बैंक के थ्रू जो है वो अमेंडमेंट या फिर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट को जो है वो जनरेट इनिशिएट किया जा सकता है. और यहाँ पे यूएमआरएन नंबर क्या है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, यूनिक मैंडेट रेफरेंस नंबर इज यूएमआरएन नंबर. इसके बाद इट इज सेंट थ्रू पीसीआई एंड देन इट अल्टीमेटली अराइव्स एट द डेस्टिनेशन बैंक. तो जो भी अमेंडमेंट वगैरह करनी होगी वो फिर डेस्टिनेशन बैंक के द्वारा कर दी जाएगी. अब यहाँ पे जो सेटलमेंट ऑफ क्लियरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स है, मतलब कितना टाइम लगता है प्रोसेसिंग में, सो 2 टाइम ड्यूरेशंस आर गिवन, T+0 एंड T+1. दैट इज सेम डे पे ही ट्रांजेक्शन को सेटल डाउन कर दिया जाएगा या फिर नेक्स्ट डे पे जो है वो ट्रांजेक्शन को सेटल किया जाएगा. मूविंग अहेड, अब हम ईसीएस और एनएसीएच के बीच में डिफरेंस को समझ लेते हैं. सो बेस्ड ऑन द फीचर्स, सबसे पहले बात करते हैं सेटलमेंट प्रोसेसिंग की. सो ईसीएस में इट टेक्स 3 to 4 days फॉर द सेटलिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इटसेल्फ, और एनएसीएच में सेम डे के ऊपर भी ट्रांजेक्शन हो जाती है, अभी हम लोगों ने देखा. सो डिस्प्यूट मैनेजमेंट का जो फीचर है वो ईसीएस के अंदर एब्सेंट रहता है, जबकि एनएसीएच, यही तो डिस्प्यूट मैनेजमेंट सिस्टम जो मैंने आपको बताया कि हाउ एनएसीएच इज इंप्रूव्ड वर्जन of ECS. next is mandate management is not standardized in ECS, जबकि NACH के अंदर जो mandate management है that is very much standardized itself. अब यहाँ पे unique identifier is there in NACH, जिसकी हेल्प से unique mandate reference number जनरेट किया जाता है, और ECS के अंदर किसी भी तरह का कोई unique identifier हम लोगों को नहीं मिलता है. Now try to answer out this question in your comment box. Which of the following statements regarding NACH are correct? Statement 1, it was established by NPCI in 2016. Statement 2, unlike ECS, it has no provisions for unique mandate reference number. Statement 3, it allows processing of benefits through Aadhaar payment bridge. Your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 itself. लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एनईएफटी आर करेक्ट. देयर इज अ मिनिमम लिमिट ऑफ ₹2 lakh पर ट्रांजेक्शन. देयर आर नो चार्जेस ऑन एनईएफटी ट्रांजेक्शन. even individuals without a bank account can transfer funds through NEFT. So इसके options थे 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 itself. So the right answer for this question will be, देखिए NEFT के अंदर किसी भी तरह की कोई minimum limit नहीं रखी जाती है. So the right answer will be option B itself. That is second and third statements are correct one. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज डिस्कशन. आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो. अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें. और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है सो यू कैन मेल अस ऑन hello@edutap.co.in. जय हिंद.